आखिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस तरह के विरोधाभासी संकेत क्यों दे रहे हैं? एक तरफ तो वो मुसलमानों के 5 बुद्धिजीवियों के साथ मुलाकात करते हैं और उनसे इस बात को लेकर मंत्रणा करते हैं कि देश के अंदर जो माहौल है, देश में एकजुटता कैसे कायम की जाए, सब एक मंच पर कैसे आए। और फिर दूसरी तरफ उनका यह बयान आता है जिसके अंदर मोहन भागवत ये कहते हैं कि देश के मुसलमान गौ हत्या और दूसरों को जो वो काफिर कहते हैं उस पर अपना रुख स्पष्ट करें। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपको मुसलमानों से पूछना चाहिए गौ हत्या पर उनकी राय, या फिर भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए? मैं मोहन भागवत जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपको याद होगा केरल के एक भाजपा नेता ने कहा था कि अगर हम केरल में सत्ता में आए तो हम केरल की जनता को बेहतरीन क्वालिटी का गोमांस देंगे। ऐसे में भागवत जी बताइए, यह सवाल आपको मुसलमानों से पूछना चाहिए या भाजपा के नेताओं से? गोवा का रुख करते हैं। गोवा में किसकी सरकार है मोहन भागवत जी? बीजेपी की सरकार है, मगर वहां पर धड़ल्ले से बीफ बिकता है। आपके स्क्रीन पर संगीत सोम, भाजपा के नेता, बीफ के बिजनेस में इनका जबरदस्त दखल हुआ करता था और आप जानते हैं इनका किरदार जो है भाजपा में कितना अहम है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भाजपा की सरकार है मोहन भागवत जी, वहां पर बीफ बिकता है, खाया जाता है। आप भाजपा सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते? मैं कुछ और कहना चाहता हूं आपसे। मैं यह कहना चाहता हूं कि गाय हमारी मां है, गाय हमारी श्रद्धेय है, मगर ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो गाय हमारी मां है मगर गोवा में गाय हमारी मां नहीं है। ऐसा कैसे हो गया भैया? मोहन भागवत जी को भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड पर सवाल करना चाहिए। मगर सबसे बड़ा प्रश्न, अगर आप मुसलमानों के साथ संवाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उन मुद्दों को क्यों छेड़ना चाहते हैं जिससे बेवजह का विरोध और बेवजह का विवाद पैदा होगा? मैं मोहन भागवत जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मौजूदा दौर में रहने वाला मुसलमान औरंगजेब ने जो अत्याचार किया या बाबर ने जो अत्याचार किया उसकी जिम्मेदारी उसकी है? एक तरफ तो मोहन भागवत कहते हैं या कई भाजपा के नेता कहते हैं कि आज के दौर में रहने वाला मुसलमान, उनके पूर्वज हिंदू थे और उनका जबरदस्ती मुगलों ने धर्म परिवर्तन करा दिया था। एक तरफ तो आप ये कहते हैं। फिर मौजूदा दौर का मुसलमान जो आपके मुताबिक एक जमाने में हिंदू हुआ करता था, उस पर आप अत्याचार करते हैं, उसे आप टारगेट करते हैं। यह विरोधाभास नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं मैं जो आपको कहने का प्रयास कर रहा हूं? दोस्तों, मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि गौ हत्या पर मुसलमान की क्या राय है या काफिर शब्द पर उनकी क्या राय है। मुद्दा यह है कि 2014 से पहले कभी भी हिंदू को खतरे में नहीं बताया गया था। कभी भी हिंदू को यह नहीं बतलाया गया था कि तुम खतरे में हो। कभी भी हिंदू को भड़काया नहीं गया था। 2014 के बाद जब उत्तर प्रदेश में दूसरी बार बीजेपी की सरकार है, जब केंद्र में पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तब यह क्यों संवाद के जरिए फैलाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में हैं? तब इनके जो पालतू कमेंटेटर्स हैं ये क्यों कहते हैं कि भारत का इस्लामीकरण हो रहा है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि भारत का इस्लामीकरण हो रहा है तो 8 साल से प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं बताइए? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? दिल्ली में कहने को अरविंद केजरीवाल की सरकार है मगर पुलिस तो आपके हाथ में है ना भारत का इस्लामीकरण हो रहा है, ना हिंदू खतरे में है। मुद्दा यह है कि आपको राजनीति करनी है। आप ये जानते हैं कि जब तक ये तमाम चीजें होती रहेंगी तब तक हमें छप्पर फाड़ वोट मिलेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे ही हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा होता है ना, जातियों का ढांचा पूरी तरह से बिखर जाता है। भारतीय जनता पार्टी को खतरा क्या है? भारतीय जनता पार्टी को तब खतरा है जब वोटर जाति के आधार पर वोट दे, मगर जब वोटर जाति से ऊपर उठ के धर्म के आधार पर वोट देता है तब उसे सत्ता हासिल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। इसलिए 2014 के बाद सत्ता में आने के बावजूद हिंदू को यह बार बार बतलाया जाता है कि हिंदू खतरे में है। और कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों
ये अंदाजे बयां बिल्कुल उन कट्टर मौलवियों का हुआ करता था जो पाकिस्तान में रहते हैं या मध्य पूर्व में रहते हैं। वो भी अपने समर्थकों को अपने काबू में लाने के लिए बार बार ये कहते थे, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या बनते जा रहे हैं। ये वो देश है जिसने जब भी अपने हीरोज को प्यार किया, अपने नायकों को प्यार किया, उन्हें मोहब्बत दी, कभी यह नहीं सोचा कि वो हिंदू है, मुसलमान है या सिख है। नहीं, कभी नहीं। इस देश ने एक मुस्लिम राष्ट्रपति को देखा है, एक नहीं 3 बार देखा है। इस देश ने कई सुपरस्टार्स देखे हैं जो मुसलमान रहे हैं, मगर जब हमने उन्हें अपनी मोहब्बत दी तो कभी यह नहीं सोचा कि उनका धर्म क्या है। इस देश ने एक सिख प्रधानमंत्री देखा है। इस देश ने सेना प्रमुख देखा है जो एक सिख रहे हैं। इस देश के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक मुसलमान पहुंचे हैं। बड़े बड़े सेना के पदों पर मुसलमान पहुंचे हैं। ये जो हिंदू को डराने, धमकाने और भड़काने का प्रयास हो रहा है ना, इसके जरिए हो क्या रहा है मैं आपको बतला रहा हूं। इसके जरिए हो क्या रहा है कि हमारे देश की जो बेहतरीन संस्थाएं हैं, मीडिया तो चलिए बर्बाद हो गया है, चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा का गुलाम है, सेना, इस देश की सबसे सेक्युलर संस्था, आज उसके अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो भी चिंतित करने वाली बात है। मगर वो किसी और दिन। हम कम से कम उन संस्थाओं को बर्बाद ना करें जो इस देश की रीढ़ है, जिनके सिद्धांतों के आधार पर यह देश टिका हुआ है। इसलिए जब मोहन भागवत मुद्दे उठाते हैं तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। बहरहाल मैं आपको बता दूं वो कौन से 5 बुद्धिजीवी थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी। आपकी स्क्रीन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने वालों में पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति जमीरुद्दीन शाह और कारोबारी सईद शेरवानी शामिल थे। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ये मुलाकात 22 अगस्त को हुई थी, मगर इसकी खबर अब जाकर आई है। इसका मकसद ये था कि मुसलमानों के साथ संवाद कैसे कायम किया जाए, देश के अंदर जो माहौल है इसे बेहतर कैसे किया जाए। मगर जब आप इस तरह के विरोधाभासी बयान देते हैं तो इन तमाम कोशिशों के कोई मायने नहीं रह जाते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।